हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 5, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स ऑफिशियल्स कॉम्पिटेंट पर्सन एंड वर्कमैन। हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने रेगुलेशन नंबर 37 देखा था, जिसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर देखा था ऑलरेडी। एंड उसके बाद में हमने रेगुलेशन नंबर 38 देखा था, जिसमें जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सप्लायर मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर देखा था। अब उसके बाद में आगे देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में क्या क्या बोल रहा है। फर्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉयड इन अ माइन फॉर एनी वर्क a contractor deployed in a mine for any work establish effective ongoing communication and coordinate between appropriate levels of supervisors, officials, senior officials and mine prior to commencing work, which shall include previous provisions for identifying hazards and the measures to eliminate and control risks। कॉन्ट्रैक्टर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बोल रहा है। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, एस्टेब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बिठाना है, किससे बिठाना है उसको, ऑल अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ सुपरवाइजर्स, ऑफिशियल्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द माइन। इन सभी के साथ में अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बिठाना है अपना वर्क स्टार्ट करने के पहले ही, प्रायर टू कमेंसिंग वर्क। क्यों करना है, विच शैल इंक्लूड प्रोविजंस फॉर आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स एंड मेजर्स टू एलिमिनेट एंड कंट्रोल द रिस्क। क्या क्या हजार्ड्स है और उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए वो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिठाएगा, करेगा। इंश्योर अरेंजमेंट्स फॉर रिपोर्टिंग वर्क related to injuries and diseases, ill health and incidents among his workers while performing work in the mine। ऐसा अरेंजमेंट इंश्योर करेगा जिसमें कि रिपोर्टिंग ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज एंड डिसीजेस। वर्क रिलेटेड अगर कुछ इंजुरीज हो जाती है, कुछ डिसीजेज हो जाते हैं, कुछ इल हेल्थ हो जाती है, किसी की एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स कुछ हो जाते हैं उसके वर्कर्स में, जो कि काम मतलब उसका वर्क परफॉर्म करते टाइम पे, माइंस में वर्क परफॉर्म करते टाइम में हो रहा है, तो उसका रिपोर्टिंग वर्क जो है वो रिपोर्टिंग वर्क इंश्योर करेगा, उसके लिए अरेंजमेंट्स करेगा। प्रोवाइड रिलेवेंट वर्कप्लेस सेफ्टी, provide relevant workplace safety and health hazards awareness and training to workers prior to commencing and as work progresses as necessary। काम करने के पहले और काम करते टाइम पे ही भी टाइम टू टाइम उसने अपने वर्कर्स को जो है रिलेवेंट वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ हजार्ड अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना है एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अपने वर्कर्स को। वो किसका काम है, कॉन्ट्रैक्टर का काम है। नेक्स्ट, एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड देयर अंडर। इसका कंप्लायंस हो, एक्ट रूल्स रेगुलेशंस का कंप्लायंस हो, ये चीज एंश्योर करेगा कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, when deploying contractor the owner agent and manager shall ensure। अब किसके ये बताया जा रहा है, किसके बारे में, ओनर एजेंट और मैनेजर के बारे में। ये लोग क्या इंश्योर करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी डिप्लॉय करने के पहले, इस बारे में देखते हैं। द सेम सेफ्टी एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड देयर वर्कर्स एज टू द वर्कर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। जो हमारे कंपनी के लिए, मतलब हमारे जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया के लिए जो भी सेफ्टी और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स अप्लीकेबल होंगे उस काम में, वो सारे ही सेफ्टी और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स एलिजिबिलिटी जो है, रिक्वायरमेंट्स जो है, वो सारे ही उस कॉन्ट्रैक्टर को अप्लाई करेंगे और उनके वर्कर्स को अप्लाई करेंगे। ये इंश्योर करना है किसने, ओनर एजेंट और मैनेजर ने। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर रिक्वायर्ड only such contractors are deployed that have been duly registered or hold licenses। लाइसेंस होल्डर्स या फिर
जो हमारे रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स है उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को हमको डिप्लॉय करवाना है, इसके अलावा किसी भी और कॉन्ट्रैक्टर को डिप्लॉय नहीं करवाना है जहाँ पे भी जरूरी हो। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई सेफ्टी and health requirements as well as sanctions and penalties in case of non-compliance, and such contractor shall include the right for mine officials to stop the work whenever a risk or of serious injury is apparent and to suspend operations until the necessary remedies have been put in place. सेफ्टी और हेल्थ रिक्वायरमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होने चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद में अगर वो नॉन कॉम्प्लायंस दिखाता है इन रिक्वायरमेंट्स को तो उसको पेनल्टीज, उसको सैंक्शंस और पेनल्टीज लगाने हैं, ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड होना चाहिए कि हमारे माइन ऑफिशियल्स के पास में राइट हो, ये राइट होना चाहिए हमारे माइन ऑफिशियल्स के पास में to stop the work whenever a risk of serious injury is apparent। अगर कोई रिस्क दिख रहा है हमको कि यहाँ पे सीरियस इंजरी हो सकती है तो हमको वर्क को स्टॉप करने की परमिशन होनी चाहिए, और उस सस्पेंड द ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन को सस्पेंड करने की राइट होनी चाहिए हमारे पास में until the necessary remedies have been put in, जब तक कि उसको वो रिस्क को जो है वो रिस्क को मतलब कम ना किया जाए या फिर उस रिस्क को एलिमिनेट ना किया जाए, तब तक हम वर्क को सस्पेंड करने की राइट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन 40 क्या बोलता है। रेगुलेशन 40 बोल रहा है, ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन। एवरी पर्सन शैल स्ट्रिक्टली अदर टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट and of the rules and regulation made thereunder and to any order or direction issued by the manager or an official with a view to the safety or convenience of persons, not being inconsistent with the act, rules and these regulations, nor shall he neglect or refuse to obey such orders or directions। एवरी पर्सन, जो भी पर्सन माइंस में एम्प्लॉयड रहेगा वो स्ट्रिक्टली अदर टू द प्रोविजन, स्ट्रिक्टली उसको पालन करना ही है प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन, ये उसको पालन करना ही है। और ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जो कि मैनेजर या अदर ऑफिशियल के द्वारा आते हैं, अदर ऑफिशियल के थ्रू आते हैं विद द व्यू ऑफ द सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ अ पर्सन, अगर हम सेफ्टी या कन्वीनियंस को लेके कुछ ऑर्डर्स मैनेजर पास करते हैं या फिर कोई भी अदर ऑफिशियल पास करते हैं जो कि किसी भी एक्ट, रूल और रेगुलेशन को वायलेट नहीं कर रहे हैं, तो उसको किसी भी हालत में वो निगलेक्ट नहीं कर सकता है। कोई भी पर्सन जो है, जो एम्प्लॉयड है अंडर माइंस में, निगलेक्ट नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता, और उसको ऑबे करना ही है। उसको वो ऑर्डर्स को ऑबे करने से निगलेक्ट भी नहीं कर सकता और ऑर्डर्स को ऑबे करने से रिफ्यूज भी नहीं कर सकता। नो पर्सन शैल इंटरफेयर विथ इम्पेड और ऑब्स्ट्रक्ट, इंटरफेयर नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं या ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। एनी पर्सन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, नॉट, कोई भी पर्सन अगर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है तो कोई दूसरा पर्सन उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता या ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता, इम्पेड नहीं कर सकता उसके ड्यूटीज परफॉर्म करने से। नॉर शॉल ही ऑफर और रेंडर एनी सर्विस और यूज एनी थ्रेट टू एनी अदर पर्सन with a view to preventing him from complying with the provisions of the act and the rules and regulation made thereunder or from performing his duties faithfully। किसी भी पर्सन को अपने रूल्स, एक्ट्स, रूल्स और रेगुलेशन के प्रोविजंस को कंप्लाई करने से नहीं रोक सकता है कोई भी दूसरा पर्सन। उसको थ्रेट नहीं कर सकता, उसको कोई और उसकी सर्विस जो है वो रेंडर नहीं कर सकता है, और उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता है उसके कंप्लाई करने से, किससे, जो भी प्रोविजंस दिए हैं एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस में, उसको कंप्लाई करने से, उसका पालन करने से कोई भी दूसरा पर्सन किसी पर्सन को नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट, एवरी पर्सन शैल इमीडिएटली
before proceeding to work and immediately after terminating work at the end of his shift, he have his name recorded in the registered have his name recorded in the register maintained under subsection 4 of section 48 of the एक्ट एक्ट का सबसेक्शन 4 के एक्ट का सेक्शन 48 में सबसेक्शन 4 के हिसाब से जो भी एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जो टाइम कीपर के पास में होता है, उस रजिस्टर में वो पर्सन जो है, कोई भी पर्सन जो कि उसका काम शुरू करने के पहले, प्रेसिडिंग टू वर्क एंड इमीडिएटली आफ्टर टर्मिनेटिंग द वर्क, वो अपना नाम उस रिकॉर्ड में मेंशन करवाएगा. Provided that in case of workings below ground, the person shall get his name recorded every time he proceeds below ground or returns to the surface. कोई भी पर्सन अंडरग्राउंड माइंस के रिलेटेड कोई भी पर्सन जो है वो उसका नाम जब भी वो अंडरग्राउंड जाएगा और वहां से वापस आएगा, हर टाइम उसने अपना नाम रिकॉर्ड करवाना है उस बुक में. प्रोवाइडेड फर्दर दैट electronic punching or registry system as approved by the chief inspector, electronic punching and registry system as approved by chief inspector may also be provided and used for the purpose of identification, marking attendance and recording the name of the person. And a hard copy, printed copy जो बोलते हैं, hard copy of such record shall be kept forthwith for the purpose of record in the aforesaid register or in any other format specified by the chief inspector. इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग और रजिस्ट्री सिस्टम जो है वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड अगर है तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आइडेंटिफिकेशन, अटेंडेंस मार्किंग के लिए और उनका नाम रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जा सकता है. और उसकी जो हार्ड कॉपी है फिर वो हार्ड कॉपी उस रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं. इसकी परमिशन हमको चीफ इंस्पेक्टर दे सकते हैं. नेक्स्ट, एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन shall take responsible care for his own safety and health and that of other persons who may be affected by his act. Own safety, health and other persons who may be affected his acts and omissions at work, including the proper care and use of protective clothing, facilities and equipment placed at his डिस्पोजल. एवरी पर्सन, जो भी पर्सन उस माइंस में एम्प्लॉयड है, वो क्या करेगा? टेक रीजनेबल केयर, वो खुद ध्यान रखेगा, खुद के सेफ्टी का ध्यान रखेगा, खुद की हेल्थ का ध्यान रखेगा. उसके साथ में उसके जो साथी है, जो भी अदर पर्सन जो उसके काम के वजह से अगर कोई दूसरा पर्सन अफेक्ट हो रहा है तो उसका एक्ट्स अफेक्टेड बाय हिज एक्ट, मतलब इसके काम के वजह से अगर दूसरा कोई पर्सन अफेक्ट हो रहा है तो उसको भी रीजनेबल केयर वो लेगा, इंक्लूडिंग प्रॉपर केयर एंड यूज ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग. केयर करेगा, उसके बाद में प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज करेगा, फैसिलिटीज यूज करेगा जो भी कंपनी ने दी गई है, अपने एम्प्लॉयर ने दी गई है, और इक्विपमेंट्स भी प्लेस करेगा, इक्विपमेंट्स भी यूज करेगा रीजनेबल केयर के साथ में. Next, report forthwith to an official any situation which he believes may pose a risk to his safety or health or that of other person and which he may not be able to properly deal with himself. अगर ऐसा कुछ भी रिस्क उसको दिखता है जिससे कि मतलब ऐसा कुछ भी सिचुएशन आ जाती है जिससे उसको लगता है कि उसकी खुद की सेफ्टी और हेल्थ रिस्क में है या फिर कोई अदर पर्सन की सेफ्टी और हेल्थ रिस्क में है, जिसको वो खुद डील नहीं कर सकता, प्रॉपरली डील नहीं कर सकता, वो सारे ही वो उस सिचुएशन को फिर वो रिपोर्ट करेगा. किसको? उसके ऑफिशियल को रिपोर्ट करेगा, जो भी वहां पे अवेलेबल रहेगा उस ऑफिशियल को रिपोर्ट करेगा. कोऑपरेट विद द एम्प्लॉयर to permit compliance with the duties and responsibilities placed on the employer. कोऑपरेट करेगा, किसको? एम्प्लॉयर को कोऑपरेट करेगा compliance to permit compliance with the duties and responsibilities
प्लेस्ड ऑन द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के ऊपर की जो भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके साथ में जब भी एम्प्लॉयर कंप्लायंस कर रहा है तो उसको भी कोऑपरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो पर्सन शाल एक्सेप्ट विद द ऑथोरिटी ऑफ एन ऑफिशियल। कोई भी पर्सन एक्सेप्ट विद द ऑथोरिटी of a official remove or pass through any fence, barrier or gate or remove or pass any danger signal। कहीं भी अगर फेंस है, बैरियर है, गेट है या फिर कुछ डेंजर सिग्नल है तो उसको हटाएगा नहीं कोई भी पर्सन, उसको क्रॉस नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस उसके पास में उसको किसी पर्सन ने ऑथोरिटी, किसी ऑफिशियल ने ऑथोरिटी ना दी हो। सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शंस दैट मे बी गिवन बाय एन ऑफिशियल, no person shall except for some justifiable purpose go into any part of mine other than that part in which he works or travels to or from his working place by any roadway other than the proper traveling roadway। कोई भी पर्सन जो है वो सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शन दैट मे बी गिवन, कोई भी डायरेक्शन जो है ऑफिशियल ने अगर दी है, कोई भी डायरेक्शन ऑफिशियल अगर उसको देता है जो जिसके वजह से उसको अपना वर्क प्लेस छोड़ना पड़ रहा है और किसी और पार्ट में जाना पड़ रहा है माइंस के, जो कि जहाँ पे उसका काम नहीं है और उसको जाना पड़ रहा है ट्रैवलिंग रोडवे के अलावा किसी और रोडवे से अगर जाना है, तो इसको कोई भी ऑफिशियल अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्शन देता है, तो वो उसको नहीं पालन करना है जब तक उसके पास कोई जस्टिफाइबल पर्पज ना हो। नो पर्सन शाल स्लीप वाइल ऑन ड्यूटी। कोई भी पर्सन जो है वो स्लीप नहीं करेगा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन माइन, रेगुलेशन 4 का, रेगुलेशन 40 का सब रेगुलेशन 7 क्या बोलता है? नो पर्सन शाल स्लीप वाइल ऑन ड्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका कॉम्प्लायंस होते हुए जनरली दिखता नहीं है। नेक्स्ट, subject to the provisions of the act and these regulations and orders made thereunder, no person shall remain in mine beyond the period over which his shift extends। हाँ, कोई भी पर्सन जो है उसका शिफ्ट टाइमिंग जो होगा 8 आवर्स का, उसका जो भी शिफ्ट टाइमिंग होगा उससे ज़्यादा कोई भी पर्सन जो है अपने माइंस में जो है वो नहीं रुकेगा। ये सब रेगुलेशन 8 में दिया है, रेगुलेशन नंबर 40 के। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन नंबर 41, ड्यूटीज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। एवरी कॉम्पिटेंट पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिशियल्स एंड शैल नॉट। कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन जो होता है वो कॉम्पिटेंट पर्सन को क्या करना है? सुपीरियर ऑफिशियल्स का पालन कर, सुपीरियर ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स को पालन करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोलता है? डेप्यूट अनदर पर्सन टू परफॉर्म हिज वर्क विदाउट द सैंक्शन ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिशियल। अगर कोई सुपीरियर ऑफिशियल आपको काम बता के जा रहा है तो आप किसी और पर्सन को वो काम नहीं बता सकते जब तक आपने अपने सुपीरियर ऑफिशियल की परमिशन नहीं ली है। नेक्स्ट, absent himself without having previously obtained permission from such officials for the term of his absence or without having been relieved by a duly competent person। कोई भी competent person है वो अपने काम से absent नहीं हो सकता है विदाउट परमिशन फ्रॉम ऑफिशियल्स। उनके ऑफिशियल्स से परमिशन लिए बगैर वो absent नहीं हो सकता है, absence नहीं हो सकता है, और official for his term of his absence without having been relieved by duly competent person, जब तक उनके जगह पे दूसरा competent person को अपॉइंट नहीं किया जाए। C, without permission from such officials perform during his shift any duties other than those for which he has been
appointed. Without permission from such official, perform during his shift any duties other than those for which he has been appointed. अगर कोई भी चीज़ के लिए उस पर्सन को उस कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया गया है तो उसके ड्यूटीज़ के अलावा कोई दूसरी ड्यूटीज़ जो है जो वो अपने ऑफिशियल के परमिशन के बिना नहीं परफॉर्म कर सकता. नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल, रेगुलेशन नंबर 42. Every official shall carry out the duties assigned to him by the manager or assistant manager in accordance with the provisions of the act and of these regulations and orders made thereunder. कोई भी ऑफिशियल जो है वो जो ड्यूटीज उनको मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर ने असाइन किए हैं वो उनको कैरी आउट करना है, वही उनको फॉलो करना है, जो कि और उसके साथ साथ एक्ट और रेगुलेशंस का और ऑर्डर्स का पालन करना है. एवरी ऑफिशियल शैल टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर सी दैट पर्सन्स अंडर हिज चार्ज अंडरस्टैंड एंड कैरी आउट देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज प्रॉपरली. सभी ऑफिशियल्स ने ये इंश्योर करना है अपने मतलब अपने पावर में सबसे बेस्ट उन्होंने ये इंश्योर करना है, उन्होंने ये ध्यान देना है कि कोई भी जो पर्सन उनके चार्ज में है, मतलब उनके अंडर में वहाँ पे जो भी वर्क पर्सन काम कर रहा है वो अपने काम को बहुत अच्छे से समझ रहा है और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, ये उन्होंने उनकी इंश्योर करना है, ये उनकी ड्यूटी में है. तो ठीक है गाइस, इस पार्ट के लिए इतना ही. नेक्स्ट इसके आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू सो मच.